पूंछ डाक बंगलों में हूँ और पूंछ डाक बंगलों के बिल्कुल चंद कदम के फासले पर इस वक्त एक कैबिनेट मीटिंग चल रही है। जम्मू में ये पहली मीटिंग और सरकार बनने के बाद ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने ये महसूस किया कि इस सरहदी ज़िले की परेशानियों को समझा जाए और पहली मीटिंग यहाँ रखी गई है, जिसमें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मौजूद हैं, तमाम के तमाम कैबिनेट मंत्री मौजूद हैं और जितने भी चीफ सेक्रेटरी मौजूद हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज़ मौजूद हैं। गोया पूरी सरकार, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त मीटिंग में मसरूफ़ है। बहुत सी परेशानियां हैं, बहुत सी दिक्कतें हैं लोगों को। वो परेशानियां और दिक्कतें सुनने के लिए ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने जम्मू में जो पहले डिस्ट्रिक्ट का इंतखाब किया वो डिस्ट्रिक्ट पूंछ है। मेरे साथ मेरे छोटे भाई हैं, इनके हाथ में ये फ़ाइलें हैं और ये डॉक्टर हैं, पीएचडी कर चुके हैं। इन्हीं से जानते हैं कि परेशानियां क्या हैं और आप इस वक्त इस मीटिंग के बाहर क्या कर रहे हैं, क्यों चाहते हैं कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब तक आपकी बात पहुंचे और वो बात है क्या। डॉक्टर साहब, पहले तो आप अपना नाम बताएं और फिर अपनी क्वालिफ़िकेशन बताएं, फिर बात आगे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया जमुद सर, आपने हमें मौका दिया हमारे इस इशू को हाईलाइट करने के लिए। मेरा नाम डॉक्टर जुल्फ़कार अहमद है। मैं पूंछ का रहने वाला हूं और मैंने जो पूंछ कहाँ से? पूंछ मंडी से, मतलब पूंछ शहर से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर। बिल्कुल। और मैंने जो है मास्टर्स किया है, पीएचडी पॉलिटिकल साइंस में किया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद जो है मैंने नेट जो है क्वालिफाई किया। ठीक है। अच्छा, आप बता रहे हैं आप मंडी के रहने वाले हैं। ये मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ कि मंडी शहर नहीं, ये कस्बा है और पूंछ कस्बे में रहने वाले लोगों ने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी डिग्री जो है वो हासिल की है, पीएचडी किए हुए हैं और नेट क्वालिफाई हैं, लेकिन इस वक्त ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से मिलना चाहते हैं। जुल्फ़कार साहब, ये बताइएगा कि आपने पीएचडी की, नेट किया, तो होना तो ये चाहिए था कायदे से, अगर कोई इस तरह की सरकार हो जिसकी नज़र में पढ़े लिखे लोगों की इज़्ज़त हो, रिस्पेक्ट हो, तालीम की इज़्ज़त हो, होना तो ये चाहिए था कि आप किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे होते, आप किसी कॉलेज में पढ़ा रहे होते, लेकिन आप इस वक्त यहाँ हैं। आप इस वक्त एडहॉक पे कहीं पढ़ा रहे हैं, वो भी थोड़ा बहुत बताइए और फिर ये बताएं कि दिक्कतें और परेशानियां क्या हैं। चीफ मिनिस्टर साहब से आप क्या कहना चाहते हैं? जी सर, मैं इस वक्त एडहॉक पे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मंडी में काम कर रहा हूं और हमारे सर जो इश्यूज़ हैं वो बहुत सारे हैं, जिसमें मैं ब्रीफली आपको बताना चाहूँगा। सबसे अहम जो हमारा इशू है, हमारा सबसे अहम इशू वो ये है कि सर हमें जो है जब हायर किया जाता है, हमें जब सेलेक्ट किया जाता है, तो हमें यूजीसी जो नॉर्म्स और रूल्स है, रेगुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग हमें मतलब हायर किया जाता है। उसमें ये होता है कि आपके पास पीएचडी होना चाहिए, नेट होना चाहिए, पीजी होना चाहिए, वो सब चीज़ें देखी जाती हैं। रिसर्च पेपर आपके पब्लिश होने चाहिए, तब जाके आप मेरिट में आएंगे। लेकिन जब सैलरी देने की बात आती है, जब सैलरी डिसबर्स करने की बात आती है, तब हमें जो है सिर्फ 28,000 दिए जाते हैं, और वो भी अगर 12 महीने के लिए नहीं, सिर्फ 7-8 महीने के लिए दिए जाते हैं। और उसके बाद हम 2-3 महीने जो है घर पे बैठते हैं, बेकार होते हैं, और उस तरीके से हम सोशल स्टिग्मा का शिकार होते हैं, क्योंकि हमें जो है सोसाइटी भी ये कहती है कि आप जो है प्रोफेसर हो गए हैं। जी, प्रोफेसर हो गए हैं, तो आप ये सब चीज़ें हैं। तो घर वालों की भी जो हमारे साथ एक्सपेक्टेशन होती हैं कि जो हमारा बेटा है वो हमें कुछ देगा, क्योंकि हमारी जो फैमिलीज़ हैं उनको भी हमें फीड करना होता है, और भी सारे इश्यूज़ होते हैं, तो जिनको हम उस अच्छे से टैकल नहीं कर पाते। एक तो ये है, और दूसरा पहलू इसमें यह है कि स्टूडेंट पे इनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि उधर से हम जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जैसे गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट किया है, तो बच्चों को जब टाइमली स्टाफ नहीं मिलता है, तो उसके जो है कॉन्सिक्वेंसेस ये होते हैं कि बच्चों की अच्छी जो है एजुकेशन नहीं प्रोवाइड हो सकती है, सिलेबस टाइम पे कवर नहीं होता है, और अल्टीमेटली बच्चे जो है उसमें फेल हो जाते हैं। तो ये अभी भी रिसेंटली एक आर्डर गवर्नमेंट ने निकाला था कि जो एनरोलमेंट रेशो है कॉलेजेस में डिक्लाइन क्यों कर रही है, बहुत रैपिडली डिक्लाइन कर रही है, और उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि जो उनके जो बोलते हैं ना कि टीचर के लिए उसके फर्स्ट जो मोटिवेशन होता है, वो इंस्पिरेशन होता है, वो उसका टीचर होता है, उसको इमिटेट करता है। लेकिन वही अगर झूंझ रहा है, वही अगर स्ट्रगल कर रहा है, तो कैसे जो है हम सोसाइटी में चेंज ला सकते हैं। जुल्फ़कार साहब, ये बताइएगा, एक तो आपने सैलरी की बात की और दूसरी बात यह है कि आपको 1 साल के लिए हायर नहीं किया जाता है, 8 महीने के लिए, और 4 महीने के लिए आप फिर बेरोज़गार हो जाते हैं। तो ये 2 इश्यूज़ हैं। आप ये बताएं कि जब आपको हायर किया जाता है, चूँकि मैं खुद 3 साल कॉलेज में पढ़ा चुका हूँ, तो बहुत सारी परेशानियों से मैं खुद वाकिफ़ हूँ। मुझे सर ये बताइएगा कि क्या आपके नाम के साथ 8 महीने के लिए, या आपको जो अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है, तो कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर लिखा जाता है आपके नाम के साथ, या प्रोफेसर लिखा जाता है, या असिस्टेंट प्रोफेसर लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है?
सर इसको भी इन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन ने काफ़ी डाइल्यूट किया है। देखो सर, पहले इसको एडहॉक कहा जाता था, फिर कंट्रेक्चुअल कहा जाने लगा, अब जो है फिर उसको एकेडमिक अरेंजमेंट, अब नीड बेस्ड एकेडमिक अरेंजमेंट, मतलब जब नीड होगी, जब रिक्वायरमेंट होगी तो उसी के हिसाब से आपको सेलेक्ट किया जाएगा, हायर किया जाएगा। और इसका सर सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो पड़ता है वो ये है कि हमें जो है, एक तो जब भी आप किसी आउटसाइड द स्टेट या आउटसाइड द यूटी हमें किसी जगह अप्लाई करते हैं तो उसका ये होता है कि वो कहते हैं कि आप तो सैलरी जो है, बेसिक सैलरी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की 57,700 वो नहीं हमें मिलती है। और दूसरे नंबर पे एक्सपीरियंस हमारा काउंट नहीं होता, क्योंकि एकेडमिक अरेंजमेंट कहीं टर्म जो है एग्जिस्ट ही नहीं करती ना। मतलब आप चलिए यहाँ जम्मू कश्मीर में कहीं अप्लाई करते हैं, मैं इसीलिए ये जानना चाह रहा था, तो ये एक्सपीरियंस चलो आप दिखा दें कहीं जी। लेकिन अगर आप आउटसाइड द यूटी स्टेट कहीं बाहर जाते हैं, किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, आपने यहाँ 5 साल काम किया है, 4 साल काम किया है, लेकिन ये एक्सपीरियंस तो किसी काम का नहीं रहा फिर। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये एक्सपीरियंस है ही नहीं किसी काम का। जब तक जो है एक प्रॉपर जो है नमनक्लेचर हमें नहीं दिया जाएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर का दर्जा नहीं दिया जाएगा, तब तक हम कहीं अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और इससे हमें जो है, मतलब हम अप्लाई नहीं जब कर पाएंगे तो जाहिर सी बात है फिर हम जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है साइड लाइन होते जाएंगे, तो जो है फिर मुश्किल हो जाता है हमें जो है किसी भी जगह वो अप्लाई करना। जी। अच्छा सर, ये बताएं इसके अलावा और क्या दिक्कतें हैं और क्या परेशानियां हैं जो हमारा नीड बेस जो इस वक्त हमारे दोस्त वहाँ पढ़ा रहे हैं, और क्या क्या दिक्कतें आती हैं? सर इसमें ये है कि देखो सर, एक तो गवर्नमेंट जो है पिछले 10 साल में कोई मेजर रिक्रूटमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की नहीं हुई है। उसमें जो पोस्टें आती हैं 8 आती है, 10 आती है, 12 पर सब्जेक्ट में आती हैं, तो उसमें बहुत मुश्किल है कि ये सब बच्चे जो है उसमें मतलब सेलेक्ट हों, वो ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। तो हम जो है मतलब एक हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी रहती है कि हम तब तक कॉन्ट्रैक्ट पे काम करें जब तक हमारा परमानेंट सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन उसके लिए भी जब सर हमारा 28,000 ही सैलरी मिलेगी, तो उसमें भी 6-7 महीने के लिए सैलरी मिलती है, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है सर्वाइव करना। और आपको, हम सब इस चीज़ से बाखूबी वाकिफ़ हैं कि इस तरह कितना इन्फ्लेशन रेट कितना हाई है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कैसे जो है एक पढ़ा लिखा इंसान, सोशल स्टिग्मा भी है उसको, घर के सारे जिम्मेदारियाँ भी हैं उसको, तो कैसे वो सर्वाइव कर पाएगा। अच्छा, एक चीज़ ये बताइएगा कि जम्मू कश्मीर चंद साल पहले पूरी रियासत थी, फिर रियासत 2 हिस्सों में बढ़ती है और एक यूनियन टेरेटरी जम्मू और कश्मीर है, एक यूनियन टेरेटरी लद्दाख है। ये जो जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा अलग होकर यूनियन टेरेटरी में तब्दील हुआ है, वहाँ क्या नॉर्म्स हैं? जी सर, जब जो है ये यूनियन टेरिटरीज़ को बाइफरकेट किया गया, जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को, उसके बाद जो है वहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ में है वहाँ तो पहले ही बेसिक सैलरी है 57,700, वही जो यूजीसी नॉर्म्स हैं। यूजीसी नॉर्म के अकॉर्डिंग। और रिसेंटली जो है वहाँ की गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक नोटिस निकाला, तो वहाँ पे कॉलेजेस में जो कॉन्ट्रेक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहे हैं उनकी सैलरी को भी जो है बेसिक सैलरी जो यूजीसी नॉर्म के साथ है उसको अलाइन करके 57,700 कर दिया गया है। तो वहाँ कॉन्ट्रेक्चुअल क्या कहा जाता है? कॉन्ट्रेक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर। और यहाँ जम्मू कश्मीर यहाँ पे एकेडमिक अरेंजमेंट। अच्छा, तो उनका एक्सपीरियंस सब जगह काउंट होगा, उनकी सैलरी बिल्कुल वही है जो यूजीसी नॉर्म्स हैं, लेकिन आपके साथ सोतीला बर्ताव ये है कि आपको यूजीसी नॉर्म्स बिल्कुल देखे जाते हैं। वो ये हैं कि आपने पीएचडी की है नहीं की है, आपने नेट किया है नहीं किया है, उस बेसिस पे आपको लगाया जाता है। अपनी तरफ से यूजीसी नॉर्म्स सब देखे जाते हैं आप। लेकिन जब देने की बारी आती है एक पीएचडी स्कॉलर को, एक नेट क्वालिफाई किए हुए लड़के या लड़की को, जब सरकार को देने की बारी आती है तब यूजीसी नॉर्म्स को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। बिल्कुल सर, जब हमें सेलेक्ट किया जाता है, हायर किया जाता है, तब जो है स्ट्रिक्टली यूजीसी नॉर्म्स को फॉलो किया जाता है। लेकिन जब सैलरी की बात आती है और 28,000 ही हमें दिया जाता है, और वो भी मैंने आपको पहले ही बताया 7 और 8 मंथ के लिए। और ये जो है ये कब जो है 2018 में रिवाइज़ हुआ था, ये 18,000 से 28,000 हुआ, और तब से लेकर आज तक इसमें कोई भी रिवीजन नहीं किया गया, कोई भी इसमें जो है इंक्रीज़ नहीं किया गया, और तब से ऐसा ही जो है ये 28,000 अभी भी हम ले रहे हैं। तो इससे जो है आप ये सारी जो है चीज़ें हैं, जैसे आपको मैंने पहले ही सर बताया कि इसमें वो है हमारा ये एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता है, सैलरी का इशू है, तो ये सारे इश्यूज़ जो है हम इसके इशू जो है हमें अफेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से जो है हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है कि सर्वाइव करना। एक तरफ सरकार ये नारा देती है कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन पढ़े लिखे लोगों की हालत क्या है? नौजवान हमारे बेरोज़गार हैं, कई सालों से कोई रिक्रूटमेंट वगैरह नहीं हुई है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट पे पढ़ा रहे हैं उनका हाल ये है कि मात्र 28,000 रुपये आप सैलरी देते हैं, 8 महीने के लिए आप उनको हायर करते हैं, 4 महीने के लिए वो फिर बेरोज़गार हो जाते हैं। और जो शख्स अपनी ज़िंदगी के 4, 5, 6 साल बच्चों को पढ़ाने में गुजारता है, और जब वो जम्मू कश्मीर के बाहर जाकर कहीं अप्लाई करता है किसी यूनिवर्सिटी में,
तो यहाँ के जो 5 साल, 6 साल, 3 साल बच्चों को पढ़ाकर उसने गुजारे हैं, वो किसी काम के नहीं हैं, एक्सपीरियंस नहीं मिलता है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर एजुकेशन, हायर एजुकेशन, उनसे दरख्वास्त है कि ये बहुत सीरियस इशू है। एक जो एडहॉक पे पढ़ाने जाने वाला शख्स जब ज़हनी तौर पर सुकून से होगा तभी बच्चों को वो पढ़ा पाएगा। पहले ये इंतज़ाम करिए कि जो पढ़ाने जा रहा है वो ज़हनी सुकून के साथ बच्चों को पढ़ाए, ताकि एक पढ़ा लिखा मुआशरा जो है वो हमारे सामने आ पाए। जम्मू और कश्मीर के हालात आप तमाम लोगों के सामने हैं। बड़ी मुश्किल से लोग पहाड़ी इलाकों में रहने वाले हैं, गरीब लोग हैं, बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं इस उम्मीद के साथ कि पढ़ने के बाद बच्चा कुछ कमा पाएगा, अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा। लेकिन ये उम्मीदें धरी की धरी तब रह जाती हैं जब कॉलेज में बच्चा पढ़ाने तो जाता है, लेकिन जब घर लौटता है तो उसके हाथ में कुछ नहीं होता है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया।